चैप्टर पोस्ट वार नेशनल सिनेरियो। आइए इस चैप्टर को समझते हैं। जून 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कांग्रेस पर लगा बैन हटा दिया और उसके लीडर को रिलीज कर दिया। ये एक बड़ा स्टेप था क्योंकि कांग्रेस को पहले ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बैन कर दिया था, लेकिन अब कंडीशन बदल रही थी। वेवेल प्लान जो 1945 में इम्प्लीमेंट किया गया था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक को सॉल्व करने में फेल हो गई। इसका मतलब है कि कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच जो कॉन्स्टिट्यूशनल इशू थे, उनको सॉल्व करना मुश्किल हो गया था। जुलाई 1945 में लेबर पार्टी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट को कंट्रोल किया। क्लीमेंट एटली नए प्राइम मिनिस्टर बने और पैथिक लॉरेंस को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बनाया गया। ये चेंज ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस कर रहा था। अगस्त 1945 में सेंट्रल और प्रोविंशियल असेंबलीज के इलेक्शन अनाउंस किए गए। इसका मतलब था कि इलेक्शन होने वाले थे जो इंडियन पॉलिटिकल प्रोसेस को एक नई डायरेक्शन दे सकते थे। सितंबर 1945 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कॉन्वीन करने का अनाउंस किया गया, जो क्रिप्स ऑफिस ऑफर के स्पिरिट में था। ये एक इम्पोर्टेंट स्टेप था क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का गठन इंडिया के फ्यूचर को शेप करने वाला था। अब बात करते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर चेंज इन गवर्नमेंट एटीट्यूड पोस्ट वार। वार का एंड और ग्लोबल पावर डायनेमिक। सेकेंड वर्ल्ड वार के एंड होने के बाद दुनिया का पावर स्ट्रक्चर बदल गया। यूके जो पहले वर्ल्ड की सुपर पावर था, अब अपनी पावर में डिक्लाइन देख रहा था। इसके कंपैरिजन में यूएसए और यूएसएसआर जैसे सुप्रीम पावर उभर कर आए। यूएसए और यूएसएसआर ने इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए अपना सपोर्ट दिया, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए प्रेशर बना। लेबर पार्टी की सिंपैथी टुवार्ड्स इंडिया। लेबर पार्टी जो 1945 में ब्रिटिश गवर्नमेंट का हिस्सा बनी थी, उन्होंने इंडियन डिमांड्स के लिए ज्यादा सिंपैथी दिखाई। ये पार्टी सोशलिस्ट थी और इंडियन इंडिपेंडेंस के लिए सपोर्टिव थी। सोशलिस्ट रेडिकल गवर्नमेंट इन यूरोप। यूरोप में सोशलिस्ट और रेडिकल गवर्नमेंट का राइज हो रहा था, जो इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट है। ये मूवमेंट इंडियन के लिए एक अपॉर्चुनिटीज बना क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रेशर मिल रहा था। ब्रिटिश रिसोर्सेज पर स्ट्रेन। ब्रिटिश सोल्जर्स वार के बाद फेटिग्यू थे और उनकी इकोनॉमी भी सेम्बल्स में थी। इंडिया पर ब्रिटिश गवर्नमेंट का 1.2 बिलियन का डेब्ट था, जो 1945 में था। इस डेब्ट का इफेक्ट उनकी फाइनेंशियल कंडीशन पर पड़ रहा था। यूएस लैंड लीज के थ्रू जो रिसोर्स ब्रिटेन को दिए गए थे, वो भी ब्रिटिश रिसोर्सेज को ड्रेन कर रहे थे। ये लोन 2006 में पे ऑफ हुए। एंटी इंपेलिस्ट वेव इन साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया जैसे वियतनाम और इंडोनेशिया में एंटी इंपेरियलिस्ट मूवमेंट चल रही थी। ये मूवमेंट ब्रिटिश एम्पायर के लिए एक वार्निंग थी, जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए भी एक स्ट्रॉन्ग सिग्नल थी। फियर ऑफ रिवोल्ट्स इन इंडिया। ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लग रहा था कि पोस्ट वार इंडिया में कांग्रेस रिवोल्ट हो सकता है। एग्रेरियन रिवोल्ट, लेबर ट्रबल और आर्मी डिसएफेक्शन का भी डर था। ये सब चीजें ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए कंसर्न थी, इसलिए उन्होंने अपनी पॉलिसीज में चेंज करना शुरू किया। इलेक्शन की जरूरत। इलेक्शंस इनएविटेबल हो गए थे पोस्ट वार। लास्ट इलेक्शन 1934 में सेंट्रल लेवल पर और 1937 में प्रोविंशियल लेवल पर हुए थे। अब इलेक्शन को इंडिया की फ्यूचर पॉलिटिकल प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया। अब बात करते हैं कांग्रेस इलेक्शन कैंपेन एंड आईएनए ट्रायल्स। 1945-46 के विंटर में जनरल इलेक्शन होने वाले थे, लेकिन ये इलेक्शन सिर्फ वोट जीतने के लिए नहीं थे। कांग्रेस का मेन एम था ब्रिटिश के खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करना और क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान स्टेट रिप्रेशन के खिलाफ नेशनलिस्ट सेंटिमेंट्स को एक्सप्रेस करना। ये कैंपेन मास प्रेशर को भी हाईलाइट करता था, जो आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ हो रहे थे।
ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि कांग्रेस के साथ एक जेंटलमैन्स एग्रीमेंट होना जरूरी है, क्योंकि लोग आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ उतने गुस्से हो चुके थे। आईएनए ट्रायल्स को देखते हैं। इंडियन नेशनल आर्मी के प्रिजनर के लिए पब्लिक ट्रायल्स किए गए। ये ट्रायल मास प्रेशर का रिजल्ट था, जिसका इफेक्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट की पॉलिसी पर पड़ रहा था। पहला आईएनए ट्रायल नवंबर 1945 में रेड फोर्ट दिल्ली में हुआ। प्रेम कुमार सेंघाल, शाहनवाज खान और गुरबख्श सिंह धिलोन को ट्रायल में शामिल किया गया। ये कॉमन डिनोमिनेटर बन गए थे सभी इंडियंस के लिए, चाहे वो किसी भी रिलीजन या कम्युनिटी से हो। अब बात करते हैं सब गवर्नमेंट रिस्पॉन्स टू आईएनए ट्रायल्स। आईएनए ट्रायल्स काफी कंट्रोवर्शियल थे और इसके खिलाफ मास प्रेशर बना था। कांग्रेस ने बॉम्बे सेशन सितंबर 1945 में आईएनए के कॉज को सपोर्ट करते हुए एक स्ट्रांग रिजोल्यूशन पास किया। भूला भाई देसाई, तेज बहादुर सापरू, कैलाश नाथ कटजू, जवाहरलाल नेहरू और असफ अली जैसे लीडर ने आईएनए प्रिजनर के लिए डिफेंस ऑर्गेनाइज किया। आईएनए रिलीफ एंड इंक्वायरी कमेटी भी अफेक्टेड लोगों की मदद कर रही थी। सपोर्ट्स फॉर आईएनए को देखते हैं। दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, यूनाइटेड प्रोविंस और पंजाब जैसे शहरों में सपोर्ट काफी ज्यादा था। डिस्टेंट प्लेसेस जैसे कुर्ज, बलूचिस्तान और आसाम से भी सपोर्ट आई थी। कांग्रेस के अलावा मुस्लिम लीग, कम्युनिस्ट पार्टी, यूनियनिस्ट अकालीज, जस्टिस पार्टी, अहरार इन रावलपिंडी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, हिंदू महासभा और सिख लीग भी आईएनए के कॉज को सपोर्ट कर रहे थे। गवर्नमेंट एम्प्लॉई, आर्म फोर्स पर्सनल, ऑल इंडिया वुमेन्स कॉन्फ्रेंस, फिल्म स्टार, म्युनिसिपल कमिटीज, इंडियन लिविंग अब्रॉड, गुरुद्वाराज और सिविलियंस भी आईएनए प्रिजनर्स के सपोर्ट में दे रहे थे, प्रिजनर्स के लिए सपोर्ट दे रहे थे। आर्म फोर्सेस के लोग मीटिंग्स अटेंड कर रहे थे, रिलीज प्रिजनर को वेलकम कर रहे थे और फंड कंट्रीब्यूट कर रहे थे। अब सेंट्रल थीम ऑफ द मूवमेंट को देखते हैं। इस मूवमेंट का सेंट्रल थीम था क्वेश्चनिंग ब्रिटेन राइट्स टू डिसाइड इंडियन मैटर। आईएनए इशू ने इंडियन वर्सेस ब्रिटिश नैरेटिव को और स्ट्रांग कर दिया। कम्युनल यूनिटी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशनल लेवल तक थी, न कि लोगों के बीच। मुस्लिम रेटिंग को लीग से एडवाइस मिल रही थी और कांग्रेस और सोशलिस्ट से भी लोग गाइडेंस ले रहे थे। अब बात करते हैं 3 अपसर्ज, विंटर ऑफ 1945 टू 46। कलकत्ता अपसर्ज नवंबर 21, 1945 को देखते हैं। 21 नवंबर 1945 को कलकत्ता में एक मेजर अपसर्ज हुआ था जो आईएनए ट्रायल्स के खिलाफ था। इस अपसर्ज में फॉरवर्ड ब्लॉक सिंपेथाइजर, स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के एक्टिविस्ट और इस्लामिया कॉलेज स्टूडेंट जो लीग और कांग्रेस के साथ थे, उन्होंने एक स्टूडेंट प्रोसेशन निकाला। प्रोटेस्टर्स ने डलहौजी स्क्वायर तक मार्च किया और एंटी इंपीरियलिस्टिक यूनिटी को सिंबलाइज करते हुए फ्लैग टाई किए। प्रोटेस्टर्स ने लाठीचार्जिंग के बाद भी डिस्पर्स होने से इनकार कर दिया, जिनके रिस्पांस में पुलिस ने फायरिंग की और 2 लोग मार गए। फरवरी 11, 1946 को यह प्रोटेस्ट कंटिन्यू हुआ। इस बार मुस्लिम लीग स्टूडेंट के साथ कांग्रेस और कम्युनिस्ट स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ने भी पार्टिसिपेट किया। ये प्रोटेस्ट रशीद अली को 7 ईयर सेंटेंस मिलने के खिलाफ था। अरेस्ट के बावजूद स्टूडेंट ने सेक्शन 144 को डिफाई किया और लाठीचार्जिंग का सामना किया। अब बात करते हैं कंसेशंस प्रॉम्प्ट बाय दिस अपसर्ज। आईएनए मेंबर्स ट्रायल। आईएनए के मेंबर्स को सिर्फ उन्हीं सीरियस ऑफेंस के लिए ट्रायल किया गया जिसमें कुछ लोगों को हैवी सेंटेंस दिए गए थे, लेकिन जनवरी 1947 में पहले बैच के प्रिजनर के इम्प्रिजमेंट सेंटेंस को रिमिट कर दिया गया
इसका मतलब है कि उनकी सजा को कम किया गया और माफ कर दिया गया। इंडियन सोल्जर्स विड्रॉवल। इंडियन सोल्जर को इंडो चाइना और इंडोनेशिया से फरवरी 1947 तक विड्रॉ कर लिया गया। यह डिसीजन उन अपसर्ज के रेस्पॉन्स में लिया गया था जिसमें इंडियन सोल्जर को ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के अगेंस्ट यूज किया गया था। पार्लियामेंट्री डेलीगेशन एंड कैबिनेट मिशन। नवंबर 1946 में पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को इंडिया भेजने का डिसीजन लिया गया, जिसके बाद जनवरी 1947 में कैबिनेट मिशन को भेजने का डिसीजन लिया गया। ये दोनों डिसीजन इंडियन इंडिपेंडेंस के प्रोसेस को स्पीड अप करने के लिए था। अब बात करते हैं इलेक्शन रिजल्ट की। कांग्रेस परफॉर्मेंस। कांग्रेस ने 91% नॉन मुस्लिम वोट सिक्योर किए और सेंट्रल असेंबली में 102 सीट में से 57 सीट जीती। कांग्रेस को मोस्ट प्रोविंसेस में मेजोरिटी मिली थी एक्सेप्ट बंगाल, सिंध और पंजाब। एनडब्ल्यूएफपी और आसाम में भी कांग्रेस मेजोरिटी थी, जो पाकिस्तान के लिए क्लेम किए जा रहे थे। मुस्लिम लीग के परफॉर्मेंस को देखते हैं। मुस्लिम लीग ने 86.6% मुस्लिम वोट सिक्योर किए और सेंट्रल असेंबली में 30 रिजर्व सीट जीती। मुस्लिम लीग को बंगाल और सिंध में मेजोरिटी मिली थी। पंजाब में यूनियनिस्ट कांग्रेस अकाली कोएलिशन ने खिजर हयात खान के अंदर पावर एज्यूम किया था। अब बात करते हैं द कैबिनेट मिशन। समझते हैं, जब 1946 में इटली गवर्नमेंट ने इंडिया में पावर ट्रांसफर के लिए एक हाई पावर्ड मिशन भेजने का फैसला किया। इस मिशन का मेन गोल था इंडिया को आजादी देना, लेकिन इस प्रोसेस को पीसफुली और स्मूथली एग्जीक्यूट करना। यह मिशन पैथिक लॉरेंस, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया थे, स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो कि प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड ऑफ ट्रेड, और एवी अलेक्जेंडर, जो कि फर्स्ट लॉर्ड ऑफ एडमायरल्टी थे, इनके साथ आए थे। इस मिशन का चेयरमैन पैट्रिक लॉरेंस था। आइए की पॉइंट्स को देखते हैं। ब्रिटिश का मेन एम था कि वो अपने रूल को ग्रेसफुली इंडिया से विड्रॉ करे, लेकिन ये विड्रॉवल स्मूथली होना चाहिए, जिसमें इंडिया का फ्यूचर स्ट्रक्चर, पोस्ट इंपीरियल इंडियन ब्रिटेन रिलेशन और पावर ट्रांसफर मॉडलिटीज क्लियर होनी चाहिए। क्लेमेंट एटली ने कहा था, दो mindful of the rights of minorities, cannot allow minorities to place their veto on the advice of the majority। इसका मतलब था कि माइनॉरिटीज के राइट्स को ध्यान में रखा जाएगा, लेकिन मेजोरिटी के प्रोसेस को रोकने नहीं दिया जाएगा। कैबिनेट मिशन अराइवल। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली पहुंचा। इस मिशन का काम था इंडियन लीडर से बात करना और इंटरिम गवर्नमेंट बनाने की प्लानिंग करना। उन्होंने न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए भी डिस्कशन किया, जिससे इंडिया को आजादी मिल सके। चैलेंजेज इन एग्रीमेंट। कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच एक बड़ा डिसएग्रीमेंट था। दोनों पार्टी इंडिया की यूनिटी या पार्टीशन पर एग्री नहीं कर पाए। कांग्रेस इंडिया की यूनिटी चाहती थी, जबकि मुस्लिम लीग को पाकिस्तान का आइडिया ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। यह डिसएग्रीमेंट इतना गहरा था कि कैबिनेट मिशन को अपना प्लान बनाना पड़ा, जो मई 1946 में इंट्रोड्यूस किया गया। अब बात करते हैं रीजन्स बिहाइंड द कैबिनेट मिशन। वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद ब्रिटिश एम्पायर काफी वीक हो गया था। इंडिया में इंडिपेंडेंस की डिमांड इतनी ज्यादा हो गई थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगा कि अगर वो पीसफुल ट्रांसफर नहीं करते तो सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। क्रिप्स मिशन 1942 और रेबेल प्लान 1945 पहले ही फेल हो चुके थे, जिसमें इंडिया की फ्यूचर प्लानिंग और पावर ट्रांसफर के लिए कुछ कंक्रीट स्टेप्स नहीं लिए गए थे, इसलिए कैबिनेट मिशन को भेजना पड़ा। प्रेशर फ्रॉम इंडियंस लीडर जैसे गांधी जी, नेहरू और जिन्ना के बीच कांस्टेंट प्रेशर था कि ब्रिटिश को इंडिया को आजादी देनी चाहिए। अगर ब्रिटिश पीसफुल ट्रांसफर नहीं करते तो इंडिया में सिविल अनरेस्ट हो सकता था।
अब बात करते हैं कैबिनेट मिशन प्लान, रिजेक्शन ऑफ फुल प्लेज पाकिस्तान डिमांड। पाकिस्तान का डिमांड रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि प्रपोज पाकिस्तान में काफी नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी, जैसे कि नॉर्थ वेस्ट में 38% और नॉर्थ ईस्ट में 48% नॉन मुस्लिम थे। अगर कम्युनल सेल्फ डिटर्मिनेशन को एक्सेप्ट करते तो हिंदू मेजोरिटी बंगाल और सिख हिंदू डोमिनेंस एरिया जैसे अंबाला और जुलंधर भी अलग हो सकते थे। रीजनल टाई, इकोनॉमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज और आर्म फोर्सेस डिवीजन काफी कॉम्प्लेक्स हो सकते थे, इसलिए पाकिस्तान के आइडियाज को रिजेक्ट किया गया। ग्रुपिंग ऑफ प्रोविंशियल असेंबलीज, सेक्शन ए, ये हिंदू मेजोरिटी प्रोविंस थे, मद्रास, बम्बई, सेंट्रल प्रोविंस, यूनाइटेड प्रोविंस, बिहार और उड़ीसा। सेक्शन बी में ये मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे, पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध। सेक्शन सी, ये भी मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस थे, लेकिन ये बंगाल और असम थे। थ्री टायर एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, थ्री टायर सिस्टम का मतलब था कि एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर 3 लेवल पर काम करेंगे। प्रोविंशियल लेवल, हर प्रोविंस का अपना गवर्नमेंट होगा। सेक्शन लेवल, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी के लिए अलग रूल्स होंगे। यूनियन लेवल, सेंट्रल गवर्नमेंट जो पूरे इंडिया को कंट्रोल करेगा। कंस्टिट्यूएंट असेंबली स्ट्रक्चर, कंस्टिट्यूएंट असेंबली को प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इलेक्ट किया गया। इसमें 389 मेंबर थे, 292 मेंबर प्रोविंशियल असेंबली से, 4 मेंबर चीफ कमिश्नर प्रोविंस से और 93 मेंबर प्रिंसली स्टेट से। ये असेंबली इंडिया का नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी। कॉन्स्टिट्यूशन फॉर्मुलेशन प्रोसेस, ग्रुप ए बी सी के मेंबर अलग बैठेंगे, अपने प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। अगर पॉसिबल हो तो उनके लिए ग्रुप कॉन्स्टिट्यूशन भी डिसाइड करेंगे। उसके बाद पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मिलकर यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी जो इंडिया का फ्रेमवर्क होगा। कॉमन सेंटर कंट्रोल, डिफेंस, कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल अफेयर को मैनेज करने के लिए एक कॉमन सेंटर होगा। ये एक फेडरल स्ट्रक्चर के रूप में होगा जिसमें स्टेट्स को अपनी ऑटोनॉमी मिलेगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट भी अपना कंट्रोल रखेगी। कम्युनल क्वेश्चन इन सेंट्रल लेजिस्लेचर को देखते हैं। कम्युनल इशू को सिंपल मेजोरिटी के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा, मतलब अगर दोनों कम्युनिटीज हिंदूज और मुस्लिम में से कोई भी मेजोरिटी में है तो उसका डिसीजन फाइनल होगा। प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, प्रोविंसेस को फुल ऑटोनॉमी मिलेगी जो उन्हें अपने इंटरनल मैटर में फुल कंट्रोल देने वाली थी। रेसिडुअल पावर भी प्रोविंसेस के पास होंगी जो उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल से फ्री रखेगी। प्रिंसली स्टेट्स, प्रिंसली स्टेट्स को ब्रिटिश परमानेंसी से फ्री कर दिया गया। अब उन्हें अपने फ्यूचर के डिसीजन खुद लेने की आजादी मिल गई थी। प्रिंसली स्टेट को सक्सेसर गवर्नमेंट्स या ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ इंगेज करने की फ्रीडम थी। फ्लेक्सिबिलिटी एंड इंटरिम गवर्नमेंट, प्रोविंसेस को फ्लेक्सिबिलिटी दी गई थी कि वो अपने ग्रुप्स को जनरल इलेक्शन के बाद चेंज कर सकते हैं। 10 साल बाद प्रोविंसेस को ग्रुप या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन को रिकंसिडर करने का ऑप्शन दिया गया। इंटरिम गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बनाया जाएगा जो इंडिया के इंडिपेंडेंस के लिए टेम्पोररी गवर्नमेंट का काम करेगी। अब बात करते हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ ग्रुप क्लासेस को देखते हैं। अब बात करते हैं डिफरेंट इंटरप्रिटेशन ऑफ द ग्रुपिंग क्लॉजेस। फर्स्ट, कांग्रेस पर्सपेक्टिव। कांग्रेस को कैबिनेट मिशन प्लान का ग्रुपिंग क्लॉज बिल्कुल एंटी पाकिस्तान लगा। उनका कहना था कि ऑप्शनल ग्रुपिंग का मतलब था कि पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो पाएंगे। सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब था कि मुस्लिम लीग को अपना वीटो पावर नहीं मिलेगा। कांग्रेस के लिए सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मतलब था कि उनका कंट्रोल ज्यादा होगा और पाकिस्तान का आइडिया वीक होगा। मुस्लिम लीग व्यूज को देखते हैं। मुस्लिम लीग का कहना था कि कंपलसरी ग्रुपिंग का मतलब था कि पाकिस्तान का फॉर्मेशन इनएविटेबल था। उन्होंने इनिशियली इसको पाकिस्तान के लिए जरूरी समझा। क्लैरिफिकेशन के बाद मुस्लिम लीग
को ये समझ आया कि ग्रुपिंग कंपलसरी है और उन्होंने इसे अपने पाकिस्तान बनाने के प्लान का हिस्सा माना। अब मेन ऑब्जेक्शंस टू दी कैबिनेट मिशन प्लान को देखते हैं। कांग्रेस ऑब्जेक्शन। प्रोविंसेस को ऑप्शन देना था कि वो ग्रुप ज्वाइन ना करे पहले जनरल इलेक्शन के बाद। ये उनका पॉइंट था कि ग्रुपिंग कंपलसरी नहीं होना चाहिए। कंपलसरी ग्रुपिंग का कांग्रेस के लिए मतलब था कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को अंडरमाइन किया जा रहा है। वो चाहते थे कि हर प्रोविंस को अपने इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी मिले। प्रिंसली स्टेट के इलेक्टेड मेंबर को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंक्लूड करने का प्रोविजन नहीं था, जो कांग्रेस को एक इम्पोर्टेंट इशू लगा। मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्शंस को देखते हैं। मुस्लिम लीग का कहना था कि कंपलसरी ग्रुपिंग से वो पाकिस्तान का फ्यूचर देख रहा था। उन्होंने ये सोचा कि सेक्शन बी और सी को पाकिस्तान बनाने के लिए स्ट्रॉन्ग एंटिटीज बना दिया जाएगा। मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस इस प्लान को रिजेक्ट करेगी और वो इंटरिम गवर्नमेंट बनाने का चांस देख रहे थे। अब एक्सेप्टेंस एंड रिजेक्शन ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। जून 6, 1946 मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट किया। जून 24, 1946 कांग्रेस ने भी कैबिनेट मिशन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया। जून 1946 इलेक्शन हुए प्रोविंशियल असेंबली में, जिसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फॉर्मेशन हो रहा था। जुलाई 10, 1946 में नेहरू ने कहा कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सोवरेन है, मतलब उसके पास अपने रूल और प्रोसीड्यूर डिसाइड करने का फुल अथॉरिटी है। 29 जुलाई 1946 में मुस्लिम लीग ने अपनी एक्सेप्टेंस विड्रॉ कर ली और डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया अगस्त 16, 1946 से, जिसका गोल था पाकिस्तान बनाना। अब डायरेक्ट एक्शन एंड कम्युनल राइट्स को देखते हैं। अगस्त 16, 1946 से डायरेक्ट एक्शन का कॉल दिया गया था, जिसके रिस्पॉन्स में कम्युनल राइट्स का एक अनप्रेसिडेंटेड वेव चल गया। कलकत्ता, बॉम्बे, नोएखाली, बिहार और गढ़मुक्तेश्वर जैसे जगह राइट से वोट सीट हुई, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ डेथ हुई। ये राइट्स कम्युनल टेंशन को एक न्यू लेवल पर ले आए, जिसमें हिंदू और मुस्लिम कम्युनिटीज के बीच इंटेंस वायलेंस हुई। अब बात करते हैं द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 to 47। इंटरिम गवर्नमेंट का फॉर्मेशन 2 सितंबर 1946 को हुआ, जिसमें नेहरू को वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल बनाया गया। ये गवर्नमेंट कांग्रेस डोमिनेटेड थी और इसका मेन गोल था ब्रिटिशर्स के रूल के एंड के लिए एक पीसफुल ट्रांजिशन का प्रोसेस शुरू करना। नेहरू ने कंपलसरी ग्रुपिंग को अपोज किया, जो कि कैबिनेट मिशन प्लान का पार्ट था। इसका मतलब था कि कांग्रेस को यह प्लान नहीं पसंद आया था, क्योंकि इससे पाकिस्तान के फॉर्मेशन का प्रोसेस स्पीड अप हो सकता था। की फीचर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट को देखते हैं। कांग्रेस डोमिनेटेड इंटरिम गवर्नमेंट। नेहरू ने कांग्रेस अपोजिशन को मेंटेन किया और इंटरिम गवर्नमेंट को वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव का एक्सटेंशन ही समझा गया, यानी कि जो ब्रिटिश वाइसरॉय का कंट्रोल था वो अब भी ज्यादा था। वेवेल, जो कि ब्रिटिश वाइसरॉय थे, उन्होंने मार्च 1947 में अपने फाइनल कैबिनेट मीटिंग में आईएनए प्रिजनर्स को रिलीज करने की बात को ओवर रूल किया, जो कि कांग्रेस के मिनिस्टर्स का डिमांड था। इंक्लूजन ऑफ मुस्लिम लीग। अक्टूबर 26, 1946 को वेवेल ने मुस्लिम लीग को इंटरिम गवर्नमेंट में शामिल किया। यह डायरेक्ट एक्शन के बावजूद किया गया। मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के फर्स्ट मीटिंग को बाइकआउट किया 9 दिसंबर 1946 को, और सिर्फ ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को पास किया गया, जो नेहरू ने ड्राफ्ट किया था। इस रिजोल्यूशन में इंडिपेंडेंट सोवरेन रिपब्लिक के आइडियल्स को डिफाइन किया गया था। प्रॉब्लम्स इन गवर्नमेंट फंक्शनिंग को देखते हैं। लियाकत अली खान को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया, लेकिन उन्होंने अपने काम को बढ़ाया और दूसरे मिनिस्ट्रीज की फंक्शनिंग को कंस्ट्रेंट किया। फरवरी 1947 में कांग्रेस के 9 कैबिनेट मेंबर ने वाइसरॉय को लेटर लिखा
जिसमें इन्होंने मुस्लिम लीग मिनिस्टर्स के रिजिग्नेशन की डिमांड की और अपने नॉमिनीज को विड्रॉ करने की धमकी दी। अब मिनिस्टर्स ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट 1946 टू 47 को देखते हैं। कांग्रेस मिनिस्टर्स: जवाहरलाल नेहरू, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ एजुकेटिव काउंसिल, एक्सटर्नल अफेयर और कॉमनवेल्थ रिलेशन। वल्लभ भाई पटेल, होम, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। बलदेव सिंह, डिफेंस। डॉक्टर जॉन मथाई, इंडस्ट्रीज एंड सप्लाईज। सी राजा गोपालाचारी, एजुकेशन। सी एच भाभा, वर्क, माइंस एंड पावर। राजेंद्र प्रसाद, एग्रीकल्चर एंड फूड। जगजीवन राम, लेबर। असफ अली, रेलवेज। मुस्लिम लीग मिनिस्टर्स को देखते हैं। लियाकत अली खान फाइनेंस के थे। इब्राहिम इस्माइल चुंद्रीगर, कॉमर्स। अब्दुल राव निस्तर, कम्युनिकेशन। गजानफर अली खान, हेल्थ। जोगेंद्र नाथ मंदा, लॉज। अब बात करते हैं वेवेल्स ब्रेकडाउन प्लान, मई 1946। लॉर्ड वेवेल, जो 1946 में वाइसरॉय ऑफ इंडिया थे, उनको इंडिया में बढ़ती हुई पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी और अनरेस्ट को मैनेज करना था। ब्रिटिश रूल अब वीक हो रहा था और कैबिनेट मिशन पावर ट्रांसफर के लिए एक पीसफुल सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे। मई 1946 में वेवेल ने अपना ब्रेकडाउन प्लान कैबिनेट मिशन को प्रेजेंट किया। ये प्लान दो एक्सट्रीम के बीच का मिडल कोर्स था। फर्स्ट, रिप्रेशन, यानी कि जहां ब्रिटिश गवर्नमेंट फोर्सफुली कंट्रोल करते रहे इंडिया को। स्कूटल, जहां ब्रिटिश बिना किसी प्रॉपर ट्रांजिशन के इंडिया को छोड़ दें। वेवेल प्लान्स की पॉइंट्स को देखते हैं। ब्रिटिश आर्मी और ऑफिशियल का विड्रॉवल। प्लान में कहा गया कि ब्रिटिश आर्मी और ऑफिशियल को मुस्लिम मेजोरिटी प्रोविंस जैसे पंजाब, सिंध, बंगाल से हटा दिया जाए। ये ब्रिटिश प्रेजेंस को कम करने के लिए था। कांग्रेस को कंट्रोल देना। बाकी इंडिया जहां हिंदू मुस्लिम एरिया थे, उनको कांग्रेस के हाथ में दे दिया गया, जहां हिंदू मेजोरिटी एरियाज थे। लिमिटेड ब्रिटिश कंट्रोल। वेवेल ये मान रहे थे कि ब्रिटिश कंट्रोल अब वीक हो चुका है और ब्रिटिश अथॉरिटी अब ज्यादा टाइम तक नहीं चल पाएगी। कोट्स बाय लॉर्ड वेवेल को देखते हैं। आवर टाइम इन इंडिया इज लिमिटेड and our power to control events is almost gone. We have only prestige and previous momentum to trade on and this will not last long. मतलब वेवेल ये मान रहे थे कि ब्रिटिश रूल अब खत्म होने वाला है और ब्रिटिश कंट्रोल अब पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। अब बात करते हैं बर्थ एंड स्प्रेड ऑफ कम्युनलिज्म इन इंडिया। इमर्जेंस ऑफ कम्युनलिज्म, लेट 19th सेंचुरी। कम्युनलिज्म एक ऐसी सोच थी जिसमें लोग अपने रिलीजियस आइडेंटिटी के बेसिस पे डिवाइड हो गए थे। ये नेशनलिज्म के राइज के साथ लेट 19th सेंचुरी में इमर्ज हुआ और ये इंडियन यूनिटी के लिए एक बड़ा थ्रेट बन गया। कम्युनल रिएक्शन बाय मेजोरिटी कम्युनिटीज हिंदूज। जब मुस्लिम कम्युनलिज्म बढ़ रहा था तो हिंदू कम्युनिटी में भी एक रिएक्शन आई जो और भी कम्युनल डिवाइड को बढ़ाने वाली थी। एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट्स 1870। 1870s में कई हिंदू जमींदार्स, मनी लेंडर्स और मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स ने एंटी मुस्लिम व्यू दिखाए। उनका मानना था कि मुस्लिम ने मुगल पीरियड में टायरनी की थी और ब्रिटिश ने इंडिया को मुस्लिम रूल से आजाद दिलाई थी। उर्दू को मुस्लिम लैंग्वेज के रूप में देखना। कुछ लोग उर्दू को मुस्लिम लैंग्वेज के रूप में देखने लगे, जो कम्युनल डिवाइड को और बढ़ाने का कारण बना। अब राइज ऑफ हिंदू कम्युनल ऑर्गेनाइजेशन। पंजाब हिंदू सभा 1909। यूएन मुखर्जी और लाल चंद ने पंजाब हिंदू सभा बनाई जो कांग्रेस के यूनिटी एफर्ट के अगेंस्ट थी और हिंदू सपोर्ट को ब्रिटिश
गवर्नमेंट के लिए इनकरेज करती थी। ऑल इंडिया हिंदू महासभा 1915 ये एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थी जो हिंदू यूनिटी को प्रमोट करती थी और मुस्लिम लीग के पाकिस्तान डिमांड के अगेंस्ट थी। इसने अपने पहले सेशन 1915 में की थी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस 1925 आरएसएस एक हिंदू नेशनलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन थी जो हिंदू यूनिटी और हिंदू वैल्यूज को प्रमोट करती थी।